हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके राहुल भैया आप लोगों को ओम का नियम समझाने वाले हैं, वो भी ऐसे। ठीक है, तो ओम के नियम से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं कि हम लोग आज आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एकदम अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में अगर ओम के नियम से फिर से क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से उसको सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, चलिए ओम का नियम समझते हैं। लेकिन ओम का नियम समझने से पहले जो हमें बेसिक चीज़ें पता है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम एक बैटरी से एक वायर को कनेक्ट करते हैं तो वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है? तो बेसिकली जो कॉपर का वायर होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बैटरी को आपने देखा होगा, बैटरी के एक सिरे पे लिखा होता है पॉजिटिव और एक सिरे पे लिखा होता है नेगेटिव। तो जहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ वहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है और जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ वहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो बेसिकली जब हम एक बैटरी से एक वायर को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर हम इस बैटरी की जगह पे कोई दूसरा ज़्यादा वोल्ट का बैटरी यूज़ करें तब क्या होगा? तो इसका जवाब हमें ओम का नियम देगा। लेकिन उसको ओम का नियम समझने से पहले एक और चीज़ें हमें समझनी होगी, जो वायर का रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध होता है। अब ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है? तो बेसिकली किसी भी चालक का एक ऐसा गुण होता है जिससे वो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करेंगी, विरोध करती है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही हमने वायर को बैटरी से कनेक्ट किया तो जो वायर से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट हो गए, फ्लो करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, लेकिन वायर नहीं चाहता है कि मेरे में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, लेकिन फिर भी जो बैटरी है वो वायर को धमका धमका कर बोल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना होगा तुमको। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर कोई वायर जो है वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ज़्यादा विरोध करेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धीरे धीरे फ्लो होंगे, मतलब विद्युत प्रवाह का जो दर होगा वो कम होने वाला है। और अगर कोई वायर ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा, ज़्यादा विरोध नहीं कर रहा, तो वहाँ पर विद्युत धारा का जो दर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होगा वो तेजी से होने वाला है। तो बस, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध होता है वायर का, ये बेसिकली जो चालक होता है उसके बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे उसकी लंबाई पे, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे, उसके टेम्परेचर पे, उसकी प्रकृति पे। तो चलिए आइए समझते हैं, उसके बाद हम ओम का नियम आसानी से समझ जाएंगे। तो चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? जो चालक होता है, चालक मतलब कि बेसिकली एक वायर एक चालक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने दो चालक लिया हुआ है, एक चालक की लंबाई कम है, एक वायर की लंबाई कम है और एक वायर की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिरोध क्या समान होगा या इन दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा? तो बेसिकली आपको, अगर आपकी मम्मी ने कुछ काम दिया है और वो काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो आप बहुत ज़्यादा विरोध करने वाले हो। और अगर आपकी मम्मी ने जो काम दिया है वो बस थोड़ी दूर जाकर के हो जाने वाला है, तो आप बहुत कम विरोध करोगे, सोचोगे चलो यार कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इस वायर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और जो छोटा वायर है जिसकी लंबाई कम है वहाँ पर प्रतिरोध जो होने वाला है वो कम होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास दो समान लंबाई के वायर है, लेकिन एक जो वायर है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो थोड़ा ज़्यादा है, जबकि दूसरे वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम। तो यहाँ पर किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और किसका प्रतिरोध कम होगा? तो बेसिकली मान लीजिए मैंने आपको दो रास्ते पे चलने बोला, एक बहुत पतला गली वाला रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। तो आप गली वाले रास्ते में ऐसे सरक सरक करके आगे बढ़ोगे, लेकिन जो चौड़ा रास्ता होगा वहाँ पे आप दौड़कर तेज़ी से निकल जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो पतला वाला तार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जबकि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते करते आगे बढ़ेंगे, उनको ज़्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, जिससे कि यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा होने वाला है। ठीक है,
तो अगर किसी चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उस चालक का प्रतिरोध कम होने वाला है। उसके बाद एक और चीज, चालक की प्रकृति पे भी ये प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे हम जानते हैं कि कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, तो इनकी प्रकृति पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है। बेसिकली कॉपर का जो वायर होता है उसका प्रतिरोध जो होता है एल्यूमिनियम के वायर से कम होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो प्रतिरोधकता होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रतिरोधकता जो होता है वो अलग अलग वायर का अलग अलग होता है, और जिसका प्रतिरोधकता ज़्यादा उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बस याद रख लीजिएगा कि अगर वायर किसी भी चालक का तापमान अगर ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने बोला कि कुछ काम, गर्मी का टाइम है, कुछ काम दिया आपको बाहर सेक करने के लिए, मतलब बाहर जा करके कुछ सामान लाने। अब अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो वायर होता है या जो चालक होता है उसका अगर तापमान ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, वो ज़्यादा विरोध करेगा अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो होती है वो प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। अगर किसी चालक की लंबाई ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और चालक की जो प्रकृति है उस पर भी जो चालक का प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है, और चालक के तापमान पे भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का तापमान अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। किसी किसी विशिष्ट प्रकार के जो हमारे चालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग ओम का नियम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे लंबाई हो गया, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और उसका तापमान अगर स्थिर रहेंगे तो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होने वाला है। अब इन्होंने बोला क्या, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे चालक का लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान स्थिर रहेगा, मतलब कि उसका प्रतिरोध अगर स्थिर रहेगा, तब चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा, चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। हमने क्या किया, हमने भाई साहब V बराबर लिखा IR। तो अगर हम R को कांस्टेंट कर दे, R को स्थिर कर दे, तो V क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा I के, ठीक है। R को हम नहीं चेंज करें। मान लीजिए कि हमने एक चालक को जोड़ के रखा था 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, और उस चालक का प्रतिरोध मान के चलते हैं कि 4 ओम था। कितना ओम था, 4 ओम था, ठीक है, 4 ओम था। तो इस चालक से कितना एम्पियर की धारा बह रही थी, 5 एम्पियर की। कितना एम्पियर की धारा बह रही थी, 5 एम्पियर की धारा बह रही थी। तो अगर हम लोग अब बैटरी जो है 40 वोल्ट का लगाएंगे, और चालक की ना तो लंबाई में कुछ परिवर्तन करेंगे, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करेंगे, और ना ही टेम्परेचर चेंज करेंगे, और अगर चालक जो है वो चेंज नहीं करे तो चालक की प्रकृति भी सेम ही रहेगी, मतलब कि जो चालक का रेजिस्टेंस होगा वो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो कितना है, 4 ओम ही है। कितना है, 4 ओम ही है। तो यहाँ पर हमारा ये जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, पहले से दोगुना हो जाएगा। पहले से क्या हो गया, दोगुना हो गया। 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो गया। 10 × 4 कितना हो गया, 40 वोल्ट आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर ओम का नियम कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान स्थिर हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अगर जो हमारा विभवांतर है वो दोगुना हो जाएगा तो हमारा धारा का मान भी क्या होने वाला है, दोगुना हो जाने वाला है। ठीक है, हमारा विभवांतर का मान अगर दोगुना होगा तो हमारा धारा का मान भी क्या होने वाला, दोगुना होने वाला, अगर उनका भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर है तो। ठीक है, मतलब कि उनका रेजिस्टेंस अगर स्थिर है तो यही कहता है ओम का नियम। आई होप आप लोगों को ओम का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का तापमान अगर स्थिर है तो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि
अगर चालक का रेजिस्टेंस स्थिर है तो हम चालक के दोनों सिरों के बीच में जितना ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, जितना ज़्यादा विभवांतर क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होने वाला है, उतना ज़्यादा उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला है। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। ये तो हमें भी पता है कि जितना ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाला है। बस अगर हम चालक की भौतिक स्थितियाँ जैसे कि चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का तापमान स्थिर रखेंगे तब, ठीक है। तो चलिए अब आपके एग्जाम में ओम के नियम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का तापमान स्थिर होता है तो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। उसके बाद फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसी क्वेश्चन में किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट विभवांतर प्रयोग करने से 0.1 एम्पियर विद्युत धारा या मात्रा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध निर्णय कीजिए। मतलब कि आपको एक चालक के दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर है और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 0.1 एम्पियर हो रही है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच में या जो चालक है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको निर्णय करने बोला है। तो हमें जो विभवांतर का मान दिया गया वो कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया। कितना, 10 वोल्ट दिया गया, ठीक है। विभवांतर 10 वोल्ट दिया गया और हमें जो विद्युत धारा दिया गया वो कितना दिया गया है, 0.1 एम्पियर दिया गया। अच्छा, ये चीजें आपको पता है ना, V मतलब विद्युत विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा और R मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि आप प्रतिरोध बताइए, चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR। तो यहां पर हमारा V कितना दिया गया, 10 वोल्ट, तो 10 लिख लेते हैं। I कितना दिया गया, 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा R कितना है, तो R हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ गया इंटू R। अब ये 10 इंटू 10 होगा, हमारा कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो वायर का वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 100 ओम। कितना होने वाला है, 100 ओम। मतलब इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होने वाला है, 100 ओम होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तापक्रम अपरिवर्तित रहने से यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I है तो कौन सा संबंध जो होगा सही है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि तापक्रम अपरिवर्तित है, तब चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V है और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो I है, तो कौन सा संबंध सही है। तो ओम का नियम के अनुसार जब तापक्रम अपरिवर्तित है तो कौन सा संबंध बनता है, V जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, I के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, V जो होता है वो समानुपाती होता है I के, जब तापक्रम अपरिवर्तित रहता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इस परिस्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, हमने सीखा था कि तार का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबाई अगर बढ़ेगा तार का, तो तार का अगर लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध बढ़ने वाला है। तार का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध बढ़ने से तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो मात्रा होगी वो कम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, बोला जा रहा है एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इस परिस्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होगी वो क्या होने वाली है, घटेगी, क्योंकि तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो तार के प्रतिरोध बढ़ने से क्या होने वाला, प्रतिरोध बढ़ने से क्या होने वाला, विद्युत धारा का मान जो है वो घटने वाला है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगी। निम्नलिखित इकाइयों में कौन सी प्रतिरोध की SI इकाई है। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 40 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने से चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो हमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें भाई चालक का प्रतिरोध दिया गया, कितना ओम है, 40 ओम है। कितना ओम है, 40 ओम है, ठीक है, 40 ओम है।
और चालक से कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 0.2 एम्पियर का। तो आई का हमारा मान कितना है, आई का मान हमारा 0.2 एम्पियर। अब पूछा जा रहा है कि चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा ये बताइए। तो V पूछा जा रहा है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V हमें निकालना है, I का मान हमारा कितना है 0.2 इंटू R का मान हमारा कितना है 40 एम्पियर। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा इंटू 40, 1010 कट गया और ये हमारा कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना होने वाला है, जो चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर होगा वो कितना होने वाला है, 8 वोल्ट होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, V बराबर IR लगाइए और आराम से उसका जो भी आंसर होगा काट करके निकाल लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समान लंबाई के एक ही चालक पदार्थ के एक पतले तार एवं एक मोटे तार को समान विभवांतर से जोड़ने पर उनमें से किस तार में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बोला गया कि तार का जो लंबाई है वो समान है, एक ही पदार्थ द्वारा निर्मित, मतलब दोनों तार की जो प्रकृति है वो भी समान है, बस डिफरेंस क्या है, एक पतला तार है एक मोटा तार है। तो हमने समझा है कि जो प्रतिरोध होता है, तो जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब उसके बाद बोला गया है कि तार को समान विभवांतर से जोड़ने पर, दोनों तार को क्या किया गया है, समान विभवांतर से जोड़ा गया, मतलब सेम बैटरी से जोड़ा गया, सेम वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो किसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो पूछा जा रहा है। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो बेसिकली जो मोटा तार है उसमें प्रतिरोध कम है, इसलिए उसमें विद्युत धारा का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होने वाली है। तो इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बोला, एक ही लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट वाले लोहे एवं तांबे के तार के दोनों सिरों के बीच समान विभवांतर प्रयोग करने से दोनों तारों के बीच से क्या समान परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है ना कि एक ही लंबाई क्या दोनों चालक का समान है, दोनों चालक का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो भी समान है, बस चालक की जो प्रकृति है वो अलग अलग है, एक है आपको लोहे का, एक है आपको तांबे का। तो बोला जा रहा है कि अगर इनको समान विभवांतर, मतलब सेम वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली दोनों की पदार्थ की प्रकृति अलग है और पदार्थ की प्रकृति अलग होती है तो उनका प्रतिरोध भी अलग होता है। तो जिनका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का मान कम होगा, मतलब विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, और जिनका प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अगर ये ट्रू फॉल्स पूछा गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे कि क्या समान परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, ठीक है। बेसिकली जो तांबा होता है उसमें विद्युत धारा अच्छे तरीके से फ्लो करता है, क्योंकि लोहे के कंपैरिजन में जो तांबा का प्रतिरोध होता है वो कम होता है, क्योंकि तांबा का जो प्रतिरोधकता होता है वो लोहे के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट मेंस में जोड़ने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि उसी बल्ब को 110 वोल्ट मेंस में जोड़ दिया जाए तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। बेसिकली एक बल्ब है, उसको पहले 220 वोल्ट मेंस में जोड़ा गया है, तब 1 एम्पियर की विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रही है। अब क्या किया गया, उसी बल्ब को 220 वोल्ट से 110 वोल्ट मेंस में जोड़ दिया गया, ठीक है। 220 वोल्ट को चेंज करके 110 वोल्ट मेंस में जोड़ दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि बताइए धारा का मान जो होगा वो क्या होने वाला है। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर जो हमारा विभवांतर है उसका मान अगर आधा हो रहा है तो जो हमारा विद्युत धारा है उसका मान भी क्या होने वाला, आधा हो जाएगा, क्योंकि जो बल्ब है वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो स्थिर रहने वाला है। तो जो हमारा V होगा वो समानुपाती होता I के। तो V अगर आधा हो रहा है, विभवांतर का मान आधा हो रहा है, तो हमारा I का मान भी आधा हो जाएगा, 1 एम्पियर से 0.5 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल में पूछा गया था तो आपको अच्छे से बना करके दिखाना था। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो लिखेंगे जब बल्ब को 220 वोल्ट मेंस में जोड़ा गया तो बल्ब से
कितना 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सॉरी, बल्ब से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए बल्ब का प्रतिरोध V बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार IR। तो यहाँ से हम लोग अपना R निकाल सकते हैं। हमारा जो V है उसका मान विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है, तो 220 लिखते हैं। I हमारा कितना है, 1 एम्पियर है इंटू R। तो हमारा R कितना आ गया, 220 ओम आ गया, 220 ओम आ गया। तो बल्ब का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 220 ओम है। बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 220 ओम है। अब लिखेंगे, अब बल्ब को, अब 220 ओम वाले बल्ब को लिखो, 220 ओम प्रतिरोध वाले उसी बल्ब को 110 वोल्ट मेंस में जोड़ा जाता है। तब बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तो V बराबर IR फिर से लगा लेंगे। तो इस बार V का मान कितना है 110 वोल्ट। तो यहाँ पे 110 लिखेंगे बराबर I, और R का मान कितना है 220 ओम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 220 ओम। 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद हमारा 11 से 22 दो बार में कट गया। अब ये जो 2 होगा वो यहाँ पे क्रॉस में नीचे आएगा, तो हमारा यहाँ पे ओम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा जो 2 होगा वो यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, और ये 2 क्रॉस में नीचे आएगा तो ये I हो गया। अब 1/2 क्या होता है, 0.5 एम्पियर। तो हमारा जो करंट हो, मतलब जो हमारा विद्युत धारा फ्लो होगा इस बल्ब से, जब इसको 110 वोल्ट मेंस में जोड़ा गया है, तो कितना फ्लो होने वाला है, 0.5 एम्पियर फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। बोला, एक धातुई चालक के लिए ओम के नियमानुसार I-V लेखा चित्र अंकन कीजिए। तो बेसिकली ओम के नियम के अनुसार I और V में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, V जो होता है वो समानुपाती होता है, V जो होता है वो समानुपाती होता है I के। तो जब भी दो चीजों में समानुपाती का संबंध होता है तो उनका ग्राफ क्या बनता है, एक सीधी रेखा, बीच से एक सीधी रेखा ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ V लिख देता हूँ, या I। इसका मतलब क्या, अगर V बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। तो इनका लेखा चित्र कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो ये ओम के नियम से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप अपने एग्जाम में ओम के नियम से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व कर लोगे। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ओम का नियम समझ में आए, वो भी अपने एग्जाम में ओम के नियम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आसानी से सॉल्व कर ले। तो ये वीडियो पूरे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को बना के डालता रहूँगा अपने चैनल पे, और बस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।